गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इससे पहली वीडियो में हमने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाई और गॉस थ्योरम का प्रूफ कराया स्फेरिकल सरफेस के लिए और इर्रेगुलर शेप के लिए, और उसके बाद फिर हमने गॉस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए। अब हम गॉस थ्योरम के कंसेप्ट को और मजबूत करने के लिए आपको कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, नीट वगैरह में आ चुके हैं। अब देखिए, उसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए 3 चार्जेस +q, -2q, 3q, ये 3 चार्जेस हैं, आर लोकेटेड एट द पॉइंट ए, बी एंड सी। अब देखिए, आपको ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर। और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये 3 चार्जेस हैं, +q, -2q, +3q are located at the point A, B, C. The coordinate of A 1 centimeter, 1 centimeter. Coordinate of B -2 centimeter, -1 centimeter, and 4 centimeter, 3 centimeter. That is the coordinate of C. अब ये कहते हैं कि assuming origin as a center. ओरिजिन को हमने सेंटर मानकर एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। देखिए, पहले हम क्या करें, एज्यूमिंग ओरिजिन एज ए सेंटर, इमेजिन a spherical surface of radius 3 सेंटीमीटर। यानी ओरिजिन को सेंटर मानकर हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन किया। अब हम ये कहते हैं कि हमें फ्लक्स निकालना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the spherical surface, अब देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम पहले इन चार्जेस की पोजीशन को इंडिकेट करेंगे। देखिए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्स डैश। ये वाई एक्सिस होता है, वाई वाई डैश। देखिए, जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट को मेंशन करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं, फिर वर्टिकल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉजिटिव, वर्टिकल भी पॉजिटिव, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नेगेटिव, वर्टिकल डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। अब देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी नेगेटिव, वर्टिकल डिस्टेंस भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉजिटिव, वर्टिकल डिस्टेंस नेगेटिव। और दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां कट करते हैं, दैट इज ओरिजिन, 0 0। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर हम, कि पहला पॉइंट जो है ए, उसके कोऑर्डिनेट है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 1। ये पॉइंट ए है और यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ इस पॉइंट पर जो चार्ज है वो +q है।
अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो -2 -1 है, दैट इज -2 -1, -2 -1 ये इधर आएगा, -2 -1, दैट इज द बी पॉइंट, -2 -1, और यहाँ चार्ज है -2q। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है सी, उसके कोऑर्डिनेट हैं 4 3, 1 2 3 4, 1 2 3, ये तीसरा पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो +3q है। अब कह रहे हैं कि ओरिजिन को सेंटर मानकर हमने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस 3 सेंटीमीटर कितनी होगी, 1 2 3। अब देखिए अगर हम इसको सेंटर मानकर ये स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करें तो इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर 2 चार्ज इंक्लूड हो रहे हैं, तीसरा चार्ज जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। जब तीसरा चार्ज इंक्लूड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब स्फेरिकल सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज हैं वो कितने हैं, 2 चार्जेस हैं, एक +q है, एक -2q है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होगा, q + 2q + q -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी बंद सरफेस के अंदर जो चार्ज होते हैं वो उन्हीं से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और जो चार्ज बाहर है उसका फ्लक्स पर कोई कंट्रीब्यूशन, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो उन्हीं चार्जेस से होगा जो स्फेरिकल सरफेस के अंदर हैं। अब देखिए यहाँ जो हमने आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं वो 2D दिए हैं, 3D इसलिए नहीं दिए आपको कि 3 डायमेंशनल को हम इसमें दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो काय के बराबर होता है, उस बंद सरफेस में जितने चार्ज एनक्लोज होते हैं उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। और जो चार्ज स्फेरिकल सरफेस के बाहर होता है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस वजह से इस सरफेस से, इस स्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसके अंदर ये केवल 2 ही चार्जेस हैं जो स्फेरिकल सरफेस के अंदर हैं। इन दोनों चार्जेस का जब हम एल्जेब्रिक सम लेंगे दैट इज +q - 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अब देखिए अब हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये नीट में आई हुई प्रॉब्लम है। देखिए दैट इज ए हेमिस्फेरिकल सरफेस। दैट इज अ हेमिस्फेरिकल सरफेस, और इसका जो रेडियस है वो R है। R इज इट्स रेडियस। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है वो इस तरह से दिखाई गई है। वर्टिकली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कर्व्ड सरफेस से। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the
passing through the curved surface. देखिए इस कर्व्ड सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब देखिए हमने गॉस थ्योरम के अंदर क्या पढ़ा था कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काय के बराबर होता है कि उस बंद सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज्ड होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। अब देखिए तो ये यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो जगह से पास होगा, एक तो सर्कुलर सरफेस से और एक कर्व्ड सरफेस से, यानी कि फाई सर्कुलर प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू Q/ε0। अब देखिए यहाँ पर आपको ये तो बताया नहीं कि इस हेमी स्फेरिकल सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। जब ये बात नहीं बताई गई तो हम इसको ज़ीरो मान लेंगे। इसका मतलब क्या है कि Q = 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम सर्कुलर सरफेस की बात करें तो सर्कुलर सरफेस पर नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, यानी ds वेक्टर जो है ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री। और सर्कुलर कर्व्ड सरफेस के लिए हमें निकालना है तो ये हुआ आपका इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल E.ds प्लस फाई कर्व्ड, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू, इसमें कोई चार्ज नहीं बताया गया, दैट इज 0। इसलिए जब E.ds को हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा E.ds cos 180 प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू 0। अब देखिए cos 180 की वैल्यू -1 होती है। दिस इज E सरफेस इंटीग्रल E.ds cos 180। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, E को हम बाहर निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल ds का होगा और cos 180 -1 होता है प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू 0। अब देखिए सारे ds मिलके क्या बन जाएगा, इस सर्किल का एरिया बन जाएगा और सर्किल का एरिया πr² होता है। तो E इंटू πr² और -1 प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू 0। तो फाई कर्व्ड आपके पास कितना आ जाएगा, फाई कर्व्ड इज इक्वल टू E इंटू πr², E इंटू πr²। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक हेमी स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस कैपिटल R है, उसको एक ऐसे रीजन के अंदर रखा गया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वर्टिकली है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन ए सरफेस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो जगह से पास होगा, एक सर्कुलर सरफेस से होगा, एक कर्व्ड सरफेस से होगा। तो फाई सर्कुलर प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू Q/ε0, बट Q इज इक्वल टू 0 क्योंकि चार्ज तो कुछ बताया नहीं है। तो फाई सर्कुलर सरफेस से क्या हो जाएगा, E.ds कर्व्ड से हमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, इसको जब हम ओपन करेंगे E.ds को तो यहाँ पर
जो एरिया है वो डाउनवर्ड काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, तो E डॉट डी एस को जब ओपन करेंगे E डी एस कॉस 180, E को हमने बाहर निकाला, डी सरफेस इंटीग्रल डी एस का हुआ -1 प्लस फाई कर्व इज इक्वल टू 0। देखिए सारे डी एस मिल के क्या बन जाएंगे, इस सर्कुलर सरफेस का एरिया। सर्कुलर सरफेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस फाई कर्व इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फाई कर्व इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। अब देखिए अब हम आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहे हैं। देखिए अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्यूबिकल सरफेस है, देखिए क्यूबिकल सरफेस वो होता है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होते हैं, दैट इज अ क्यूबिकल सरफेस ये क्यूबिकल सरफेस है। और देखिए ये क्यूबिकल सरफेस जो है इसकी हर एक साइड स्मॉल a है, और ये क्यूबिकल सरफेस जो है वो इस तरह से दिखाया गया है। देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और ये डिस्टेंस भी इसका a है। यानी अ क्यूबिकल सरफेस ऑफ साइड स्मॉल a lies along the xy plane at a distance small a where the electric field is given by Ex is equal to alpha x की पावर 1/2 I कैप। क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई कैप ये शो कर रहा है, वेयर ई वाई इज इक्वल टू 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है। इसी तरह से ई जेड इज इक्वल टू 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है, जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें इस क्यूबिकल सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux passing through the cubical surface। देखिए क्यूबिकल सरफेस से हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखिए एक बात ध्यान से देखें, क्यूबिकल सरफेस है तो क्यूबिकल सरफेस पे देखिए एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, यानी कि क्यूबिकल सरफेस में हमारे पास 6 सरफेस होंगे। ठीक है, अब देखिए जो पहला सरफेस हमारा है उस पर एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो पहले सरफेस के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। दूसरे सरफेस के लिए बात करें, सामने वाले सरफेस के लिए, तो सामने वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। अब देखिए, अगर हम अपर सरफेस की बात करें तो अपर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम लोअर सरफेस से बात करें तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए वहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। इसी तरह से दो सरफेस सामने वाले बचे, एक इस साइड में एक इस साइड में, वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि वाई कंपोनेंट 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे क्वेश्चन में दो जगह से पास हो रहा है। यानी अगर मैं क्यूब को इस तरह से बनाऊं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका एक तो इस सरफेस से पास होगा, एक इस सरफेस से पास होगा, बाकी चार सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इस सरफेस से पास होगा, एक इस सरफेस से पास होगा। अब मेरे पास चार सरफेस और बच रहे हैं, एक टॉप, एक बॉटम और एक मेरी तरफ का और एक कैमरे के साइड की तरफ का। इन चारों सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने दे रखा है कि EY इज इक्वल टू 0, EZ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो इस सरफेस से होगा और इस सरफेस पर होगा। अब देखिए, पहले हम इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 इज इक्वल टू एल्फा एक्स, कितना है यहाँ पे a की पावर 1/2। E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी दे रखी है? एल्फा एक्स की पावर 1/2 आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? एल्फा ए की पावर हाफ। और यहाँ पर एरिया हमारे पास कितना हुआ? एरिया हो जाएगा हमारे पास ds इज इक्वल टू, एरिया हो गया आपका ए स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इसको ये आई कैप कह दें और ये एरिया जो है हमारा ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको माइनस आई कैप कह दें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर दोनों आ गए। तो इस पहले फेस पर φ1 कितना हुआ? φ1 हो जाएगा आपका E1 डॉट ds। E1 आपके पास कितना है? एल्फा ए की पावर 1/2 आई कैप डॉट ds कितना है? ए स्क्वायर माइनस आई कैप। अब देखिए, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एल्फा ए की पावर 1/2 और ए की पावर 2, यानी ए की पावर 5/2। आई डॉट आई 1 होता है, -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस आ रही है। आई का आई से जब डॉट लेते हैं तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। अब देखिए, इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी और एरिया वेक्टर आपका ये था। अब हम दूसरे फेस पर बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये होगी और एरिया वेक्टर आपका यही होगा ds। अब देखिए, दूसरे फेस पर हम निकाल रहे हैं, पहले E2 निकाल रहे हैं। E2
E2 कितना हुआ, एल्फा। अब एल्फा x की पावर a/2, एल्फा x की पावर 1/2। अब दूसरे फेस के लिए x कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a, एल्फा 2a की पावर 1/2, यानी √2 एल्फा a की पावर 1/2। ये E2 आया, दिस इज आई कैप। दिस इज आई कैप। अब देखिए यहाँ पे हम ds वेक्टर निकाल रहे हैं। ds वेक्टर हमारे पास हुआ a² आई कैप। अब देखिए हम दोनों का φ2 निकालेंगे। φ2 हमारे पास हुआ E2 डॉट ds। E2 हमारे पास कितना है, E2 है √2 एल्फा, √2 एल्फा a की पावर हाफ आई कैप डॉट ds कितना है, ds है हमारे पास a² आई कैप। अब देखिए ये हुआ आपके पास √2 एल्फा a की पावर 5/2 आई डॉट आई 1 होता है। ये हमारे पास φ2 भी आ गया। अब देखिए नेट फ्लक्स कितना हुआ, नेट फ्लक्स हमारे पास हुआ φ = φ1 प्लस φ2। एल्जेब्रिक सम लेते हैं, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज द एल्जेब्रिक सम। तो φ1 तो हमारे पास कितना आया है, φ1 हमारे पास आया है नेगेटिव एल्फा a की पावर 5/2 प्लस φ2 की वैल्यू कितनी है, √2 एल्फा a की पावर 5/2। अब देखिए इसके अंदर से हम एल्फा a की पावर 5/2 इसको कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, -1 प्लस √2, दिस इज √2 - 1 एल्फा a टू द पावर 5/2, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन आपके समझ में आया। क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। सपोज ये मैं क्यूबिकल सरफेस मान रहा हूँ, हालांकि ये क्यूब है नहीं। देखिए इस तरह से रखा हुआ है, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। इस सरफेस पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगी। इस सरफेस पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चूंकि EY आपको 0 दे रखा है। सिमिलरली इस साइड पर एरिया वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। सिमिलरली इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, एरिया वेक्टर है। यही चीज़ यहाँ भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा दो जगह से पास होगा, एक इस सरफेस से, एक इस सरफेस से। इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, यानी एरिया हमारा इधर आ रहा है और इधर हमारा एरिया सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपको बता रहे थे। देखिए हमारे पास एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है, दैट इज अ हेमीस्फेरिकल सरफेस। ऑफ रेडियस कैपिटल R।
ये हेमीस्फेरिकल सरफेस एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। हमें क्या निकालना है? इसके कर्व्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। अब देखिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो जगह से पास होगा, सर्कुलर सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसके अंदर कोई चार्ज नहीं बताया गया है, इसलिए टोटल चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सर्कुलर सरफेस की बात करें तो सर्कुलर सरफेस का देखिए सर्कुलर सरफेस हमारे पास ये है, तो सर्कुलर सरफेस पर जो नॉर्मल होगा हमारा वो होगा, यानी कि एरिया वेक्टर हम इस डायरेक्शन के अंदर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व्ड सरफेस से तो हमें निकालना है, और सर्कुलर सरफेस पर क्या हुआ? E और ds के बीच 90 डिग्री का एंगल हुआ। सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू 0। तो फाई, अब देखिए E डॉट ds को जब हम ओपन करेंगे तो दिस इज सरफेस इंटीग्रल E ds cos 90, cos 90 0 होता है, प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू 0। देयरफॉर cos 90 0, 0 प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू 0। तो फाई कर्व्ड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमारा क्या है? अ हेमीस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R इज प्लेस्ड in an electric field which is acting horizontally as shown in figure. Calculate the total electric flux passing through the curved surface. According to Gauss theorem, देखिए यहाँ फ्लक्स दो जगह से पास होगा, एक कर्व्ड सरफेस से, एक सर्कुलर सरफेस से। फाई कर्व्ड, फाई सर्कुलर प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, इसलिए Q इज इक्वल टू 0। तो फाई सर्कुलर पर देखिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड है, इसलिए दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो E ds cos 90 प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू 0। तो फाई कर्व्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखिए गॉस थ्योरम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट। देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।
एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हम एप्लीकेशन बता रहे हैं। गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। पहला एप्लीकेशन डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए, गॉस थ्योरम से हम कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। कूलम्स लॉ क्या होता है, इससे पहली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगती है। इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। ठीक है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो उनके बीच में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ये जो फोर्स होता है ये चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्जेस का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज कूलम्स लॉ। इसको हम प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम से। देखिए, हमने ये माना दैट इज अ चार्ज प्लस Q, ये प्लस Q चार्ज है और ये किसी पॉइंट O पर रखा हुआ है। अब हमने क्या करा, इसके अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम किया। देखिए साहब, एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने में कोई पाबंदी, कोई भी मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं। हमने माना कि कोई चार्ज है जो किसी पॉइंट ऊपर रखा हुआ है और इसके अराउंड हमने R रेडियस का ये एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन किया। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, दिस इज ds। अब देखिए, जब हम इसको स्केलर लेते हैं तो ये ऐसे लेंगे और जब वेक्टर लेंगे तो इसे नॉर्मल की डायरेक्शन में लेंगे, दिस इज ds वेक्टर। उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाहर की तरफ होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये रेडियस R है। मान लीजिए ये जो सरफेस है इसका एरिया कितना है, ds, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल की डायरेक्शन में। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखिए, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल E ds cos 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, यहाँ पे cos 0 1 होता है, E को हम बाहर निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, जब सारे ds मिलकर क्या बन जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। देखिए, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब होता है। अब देखिए, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू हम पे कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये मानना है कि एक टेस्ट चार्ज है Q0 जो गॉसियन सरफेस पर रखा हुआ है। देखिए, इस सरफेस को जिसे हमने एज्यूम किया है इसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अब हम क्या मानना है कि एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है Q0 जो गॉसियन सरफेस पर रखा हुआ है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज रखा जाता है उस पर फोर्स लगता है और वो फोर्स कितनी होती है, F इज इक्वल टू EQ0। चार्ज Q0 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू EQ0। E की वैल्यू हम पुट करेंगे, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू Q0।
1/4πε0 constant. Therefore F proportional to Q naught upon R square, that is Coulomb's law. इसका मतलब क्या है कि गॉस थ्योरम से हम कूलम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है और वो फोर्स चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं फोर्स रिपल्सिव होता है, और अगर चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो वो अट्रैक्टिव होता है। और वो फोर्स जो होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ हमने ये प्रूफ कर दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए दूसरा एप्लीकेशन, हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, चार्ज्ड सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक सॉलिड स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा उसके बाहरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। सपोज दिस इज द चार्ज, इट रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इसके बाहर निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट, यहाँ पर ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। सपोज दिस इज स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए हमने क्या करा, O को सेंटर मानकर R रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया। दैट इज द गॉसियन सरफेस। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया। सपोज ये ds वेक्टर एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब देखिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अल्टीमेटली सरफेस इंटीग्रल E ds cos 0। A डॉट B को जब हम खोलते हैं तो A B cos थीटा आता है, यहाँ E डॉट ds को खोलेंगे E ds cos थीटा। थीटा क्या होगा, E और ds के बीच का एंगल, E और ds के बीच का एंगल 0 है यहाँ। दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, cos 0 1 होता है। अब देखिए E को हमने बाहर निकाला, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E देखिए ds का सरफेस इंटीग्रल, यानी जब हम इस पूरे को सारा ये पूरा एरिया, सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या है कि ये पूरा एरिया हम ले लेंगे, और इस पूरा एरिया कितना होगा 4πr स्क्वायर। E इंटू 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। अब देखिए अब हम इसके अंदर एक केस ले रहे हैं कि अगर स्मॉल r इज इक्वल टू केस 1
इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि पॉइंट जो है वो ठीक स्फीयर के सरफेस पर लाई कर रहा है, तब इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। केस नंबर 2 हम ले रहे हैं। केस नंबर 2 में हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो ये पॉइंट P जो है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ये स्फीयर के अंदर पहुँच जाएगा, और इस कंडीशन में स्फीयर के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है। तो E डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। सरफेस इंटीग्रल कितना हो जाएगा इसका 0, क्योंकि देयर इज नो चार्ज एनक्लोज इनसाइड द स्फीयर, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी किसी सॉलिड स्फीयर को जो कि मेटल का है या किसी मेटेलिक शेल को जब चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उसके बाहरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनसाइड द स्फीयर और शेल इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती, इसलिए उसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। देखिए क्या बात देख रहे हैं हम कि स्फीयर के अंदर सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। देखिए अब हम इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज द डिस्टेंस r। अब देखिए सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, सरफेस पर इट बिकम्स मैक्सिमम, और सरफेस के बाद ये डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड मेटेलिक स्फीयर में सेंटर से सरफेस तक 0 रहती है, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाती है, यानी सरफेस से पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पर मैक्सिमम, और सरफेस के बाद जब डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगती है। लेकिन इसके अंदर एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेंगे सॉलिड मेटेलिक स्फीयर के, तो डिस्टेंस हमें स्फीयर के सेंटर से ही लेना है, सरफेस से नहीं। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब देखिए मुझे उम्मीद है कि ये सब आपकी समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा, तो वीडियो को हमारी लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल फिजिक्स इंप्रेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।